बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है और जो दावा किया जाता है हुकूमतों की तरफ से कि महंगाई में कमी लाई जाएगी, लेकिन आज के दिन तक महंगाई का तसलसल बढ़ने की तरफ ही है। पिछले एक हफ्ते के दौरान अगर महंगाई के तनासब को देखा जाए तो इदारा शुमारियात के मुताबिक इस वक्त 9.95% महंगाई में इजाफा हुआ, जबकि मजमूई तौर पर ये शरह 91.90% है। कुदरती गैस 480%, चाय 8.88%, दाल मसूर 5.28%, जिंदा मुर्गी 3.99%, लहसुन 3.09%, नमक 2.93% और आटा 2.64% इजाफा हुआ है। गोया महंगाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही और तो की जा रही है कि जब मुल्क में सियासी बहरान खत्म होगा, इंतखाबात हो जाएंगे, तो उसके बाद कुछ उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि सियासी बहरान खत्म होने के नतीजे में महंगाई भी कंट्रोल में आएगी। इस वक्त मुल्क का सबसे अहम मसला मैशत की बहाली है। मौजूदा हुकूमत, जो निगरान हुकूमत है, वो दावेदार है कि उसने कुछ बड़े इकदाम किए हैं। डॉलर की कीमत को रोकने की कोशिश की है, स्मगलिंग को रोका है। इसके साथ साथ उन जखीरा अंदोजों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है जो डॉलर स्टॉक करते हैं, जो शायद खुर्दनोश स्टॉक करते हैं, लेकिन उसके बावजूद पिछले एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। फिर साथ ही ये कहा जा रहा है कि आने वाली जो हुकूमत होगी उसको भी बड़े अहम फैसले करने होंगे ताकि महंगाई, बेरोजगारी पर काबू पाया जा सके और मुल्क की मैशत को उसकी दरसमत में आगे बढ़ाया जा सके। मियां नवाज शरीफ मुल्क के साबिक वजीर आजम है। एक अमूमी तासर ये बन चुका है कि अब मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आने वाली है। 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि अवाम ने किसको मुंतखब किया। लेकिन लाहौर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब करते हुए साबिक वजीर आजम ने कहा है कि इंडस्ट्री के लिए जो पैसा आएगा हम उसके बारे में नहीं पूछेंगे, जबकि दूसरी जानब निगरान वजीर खजाना कहती हैं कि इस वक्त IMF जो है वो किसी एमएसपी स्कीम के हक में नहीं है, और अगर IMF किसी एमएसपी स्कीम के हक में नहीं है तो पाकिस्तान में अगर सरमायाकारी की जाती है तो उसके बारे में अगर नहीं पता किया जाता तो उसके मुल्की मैशत पर क्या असरात होंगे, इसका भी जायजा लेंगे। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद है मुल्क के मुमताज माहिर इक़्तिसादियात जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। डॉक्टर साहब, निगरान हुकूमत के इक़दाम अपनी जगह पे, लेकिन पिछले एक हफ्ते के दौरान 9.95% महंगाई में इजाफा, ये किस चीज की निशानदेही कर रहा है? बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो ये गलत फहमी दूर हो जानी चाहिए कि निगरान हुकूमत ने मईशत को बेहतर बनाने में कोई किरदार अदा किया है। मैं आपसे इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा शोर है रुपए की कदर का, तो ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि इनको फ़ौज की मुकम्मल हिमायत थी और फ़ौज ने अमली जो है इनको मदद की, और ख़ुद आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ क्रैक डाउन्स कराई है और स्टॉक एक्सचेंज में 6 घंटे की मीटिंग की, लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन निगरान हुकूमत की कारकर्दगी के अगर आदाद शुमार देखें तो मैं ये कहता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त बेहतरी आई है जिसका कोई जवाज़ नहीं है और वो गिर जाएगी। उसके अलावा तिजारती खसारे में बेहतरी आई है, वो इस तरह आई है कि बरामदात से नहीं हुई, इन्होंने इम्पोर्ट्स कम की हैं जिसकी वजह से मईशत की शरह नमो सुस्त होगी। इन दो चीज़ों के अलावा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जो आदाद शुमार हैं तो कहीं कोई बेहतरी आई है, कोई कोशिश ही नहीं की। इनकी कोशिश सिर्फ ये रही है निगरान वज़ीर ख़जाना की और काबीना की कि IMF से उनको किस्त मिल जाए ताकि 2024 में एक हिकमत अमली है जिसमें IMF भी शामिल है, अमेरिका और पाकिस्तान, कि 2024 में पाकिस्तान को सख्त तरीन शराइत पर और लंबी मुद्दत का 3 साल से ज़्यादा का बड़ी रकम का कर्जा दिया जाएगा ताकि पाकिस्तान के घेरा तंग किया जाए। तो IMF की हिकमत अमली ये थी कि अभी पाकिस्तान को ज़्यादा तंग ना किया जाए बल्कि वहाँ तक ले जाया जाए ताकि वहाँ जाके कुर्बानी का बकरा बनाया जा सके। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से देखें कि 12 जुलाई को डॉलर जो था 276 का था, आज जो है ना 287 का है। तमाम क्रैक डाउन के बावजूद तो ये तो 11-12 रुपये आज भी कम है और ये मज़ीद गिरेगा। नंबर 1, अगर आप टैक्सों की देखें तो खौफ आएगा लोगों को, इसलिए कि जो हमारी वसूली टैक्सों की हो रही है BR की, उसमें से अगर हम सूदों का हिस्सा निकाल दें तो जो रकम बचती है सूद उससे 2400 अरब रुपया ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि हम सूद के लिए भी कर्जा ले रहे हैं, तो बाकी मुल्क कैसे चलेगा? इन टैक्सों की वसूली पर यह मुल्क चल ही नहीं सकता। अगर आप ये देखें, महंगाई की आपने बात की तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जनूबी एशिया के मुकाबले में पाकिस्तान में महंगाई 4 गुना, पाकिस्तान में शरह नमू आधी से कम और डिस्काउंट रेट 3 गुना।
और बरामदात उनकी हैं जीडीपी का तकरीबन भारत से श्रीलंका का 21%, हमारा 10.5%, यानी आधा। और हमारी बरामदात जो हैं वो उससे इंपोर्ट्स हमारी दुगनी है। फिर आप बैंकिंग सेक्टर में आ जाइए, दुनिया की तारीख में और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि बैंकों ने हुकूमत को कर्जा दे दिया है 21,000 अरब रुपया, ताकि बजट खसारा पूरा हो। और पूरे मुल्क के लिए तिजारती बैंकों का असल काम था सनत, तिजारत, ज़राअत, माइक्रो फाइनेंस, उसमें 12,000 अरब रुपए दिए। तो जब आपने 9,000 अरब रुपए ज़्यादा 21,000 दे दिए अरब सरमायाकारी में, तो मुझे दुनिया की कोई बैंक दिखा दे या पाकिस्तान की माजी में ऐसा होता है। अब मुझे जो खदशा है, पाकिस्तान के गिर्द ये घेरा तंग किया जा रहा है कि अभी तक तो बात हो रही थी एक्सटर्नल डेट की रीशेड्यूलिंग। अगर कल को यह कह दिया जाए कि जी अमेरिकन बैंक यहाँ से चले गए और वो जा रहे हैं, ब्रिटिश बैंक जा रहे हैं, क्योंकि आपका ये कंट्री रिस्क है, तो अगर उन्होंने कहीं हाथ डाल दिया कि जी मुल्की कर्जों पर आप रीशेड्यूलिंग करें, तो फिर तो म्यूचुअल फंड, बहबूद, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, बैंक के सारे क्राइसिस में आ जाएंगे। तो हम कौन से ख्वाबों की जन्नत में रह रहे हैं, इसको मुझे सोचने की जरूरत है। मुझे भी कौम को भी सोचने की आता हूँ, इसमें भी आपकी जब आता हूँ डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर साहब जो आपने बात की है स्टॉक मार्केट की, स्टॉक मार्केट में बड़ी तेजी पिछले एक हफ्ते के दौरान देखने को मिली है। इसे भी मसनूई तस्वर किया जाएगा या स्टॉक मार्केट में लोगों की इन्वेस्टमेंट बढ़ी है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि मैं आर्मी चीफ को ये क्रेडिट देता हूँ कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की वारदातें तकरीबन रोज हो रही हैं। अब तो हमारी हुकूमत ने ये कह दिया है कि अफगानिस्तान जो है, पाकिस्तान हुकूमत हमारे मुल्क में दहशतगर्दी का सहूलतकार है, हमारा भारत हमारे पीछे लगा हुआ है, सब कुछ हो रहा है। इन तमाम के बावजूद उन्होंने 6 घंटे निकाले स्टॉक एक्सचेंज में बोर्ड के साथ मीटिंग में, कोई मामूली बात नहीं है। तो एक सेंटिमेंट्स क्रिएट हुए। फिर उन्होंने उनकी उस मीटिंग के बाद जो हमारे इदारे थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। मगर जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, अब ये कहा जा रहा है कि 125 अरब डॉलर बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में बहुत जल्द आएगी, ये सेंटिमेंट्स हैं। तो पहली बात तो ये कि सरमायाकारी नहीं आएगी, 125 अरब डॉलर आ नहीं सकती। लेकिन अगर कुछ आएगी तो वो ये है, आपको बड़ा ये परेशान कुछ सरमायाकारी है, मुझे खौफ आ रहा है। मैं इसलिए आपको अर्ज कर रहा हूँ कि रिकोडेक आपको याद होगा, इफ्तिखार चौधरी ने गलत फैसला करके पाकिस्तान पर 11 अरब डॉलर का जुर्माना हो गया, 11 अरब डॉलर का बाहर से। तो फिर हमने ये किया कि उनको ये कहा कि 1 अरब हमसे कैश ले लें और बाकी हमसे 10 साल का मुआहदा कर लें, हम आपको ये बिजनेस हैंड ओवर कर देते हैं, आप वहाँ से कमा लें, 11 अरब डॉलर हमसे ना लें। बड़ा सही हो गया। अब आप वो जो मजबूरी में दिया था, आप उसको ईरान, सऊदी अरब को बेच रहे हैं, तो वो तो पहले ही गलत था। तो मेरा कहना था कि सरमायाकारी अच्छी यहाँ नहीं आ रही है, परेशान कुन सरमायाकारी है। अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि बरामदात को देखें मेरे मुल्क में, तो अगर $100 का है जीडीपी, तो श्रीलंका जो है कर रहा है $21, भारत $22 और हम $10, तो 30-31 अरब डॉलर तो आप अगर ये यहाँ से ये कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इम्पोर्ट्स बेतहाशा है, और आपका 7,000 अरब रुपया बजट खसारा है, मैं ये बता रहा हूँ। लेकिन तालीम और सेहत की मद में मंशूर को देख लें, जो इन्होंने सब पिछली हुकूमतों ने वायदे किए थे, उससे तालीम, सेहत और तरक्याती अखराजात में 9,000 अरब रुपया सालाना हम कम मुख्तस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपने देखा कि बेरोजगारी भी बढ़ रही है और 24 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जो दुनिया भर में सबसे सेकंड हाईएस्ट तादाद है। तो अगर आपका 7 अरब रुपया का बजट खसारा है, 9,000 आपने तालीम, सेहत और तरक्याती अखराजात में काट दिए, उसके और 9,000 अरब रुपये आपने बैंकों ने कर्जे कम कर दिए। तो निगरान हुकूमत ने तो कुछ भी नहीं किया, सिवाय इसके कि स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर ले गए हैं और जो है इंपोर्ट्स को कम करके मईशत की शरहनमों को सुस्त किया। अब 2024 में पाकिस्तान टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है, उनके गैस कनेक्शन मुनक़ते होते हैं, उनके मोबाइल सिम ब्लॉक होती हैं, टैक्स नेट बढ़ेगा। एफबीआर के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए मोहतरम, बात यह है कि जो टैक्स इनका 9,450 अरब रुपए ये कहते हैं, खुद ही कह रहे हैं कि हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो आप आवाम पे बोझ डाल के करेंगे, उसका भी बाद में आपको बताऊंगा। इस 9,450 में से आप सूबों का हिस्सा निकाल दीजिए, मुझे हुकूमत ये बता दे कि जो एफबीआर के पास पैसे बचते हैं, क्या उससे सूद अदा हो जाएगा? जो मुल्की कर्जे हैं वो नहीं होगा, तो फिर क्या बात कर रहे हैं? देखिए, तमाशा ये हो रहा है कि अगर निगरान हुकूमत को कुछ करना था, मैंने बार बार कहा कि ये जो क्रैक डाउन आप कर रहे हैं स्मगलिंग पर, बिजली की चोरी, ये आर्जी इक़दाम है, इससे कुछ नहीं होता। आपके पास जो इर्रेगुलर असासे हैं, चोरी के असासे हैं, जिनकी तफसील आपके पास है, जिसकी वजह से मईशत दस्तावेजी हो जाएगी, जिसकी वजह से इनकम टैक्स में फायदा होगा। निगरान हुकूमत कानून तोड़ रही है, पाकिस्तान के कानून को तोड़कर इर्रेगुलर नाजायज असासों के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे।
ये एक जुर्म कर रहे हैं, क्योंकि कानून है कि वो उनसे लेके उनको जेल भेजेंगे, अगर जेल ना भेजें तो टैक्स लें। वो 1100 अरब रुपये बनता है, उसके लिए तैयार नहीं है। तो ये जो हिकमत अमली कर रहे हैं, माजी में 2 साल में हमने देखा कि जब इन्होंने दायरा तंग किया तो लोगों ने 100 रुपए की देके इनकम टैक्स फाइलर बन गए। क्यों? क्योंकि आपने नॉन फाइलर बना के उनके ऊपर टैक्स की शरह बढ़ा दी। लेकिन जो नॉन फाइलर को आप टैक्स ले रहे हैं अभी तक, वो कम है, और जो ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं वो ज्यादा है। तो आपने तो उनको एनकरेज किया है कि आप नॉन फाइलर हैं अभी तक। अब ये जो कुछ इकदाम कर रहे हैं, ये तो देखना है, ये तो हुकूमत खत्म हो जाएगी, अगली हुकूमत की अपनी पॉलिसी होंगी। मेरा कहना ये कि जो आदाद शुमार ये बताते हैं उसमें नील रिटर्न और 100 रुपए 200 रुपए टैक्स देने वालों की तादाद ज्यादा है। इन्होंने ये किया हुआ है पहले से कि 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल है, जो प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, जिन पर टैक्स कानून से नहीं बनता, उनसे ये 15% इनकम टैक्स ले रहे हैं। आप ये देखिए बहबूद शोधा, उसमें 16% 16.5% आप उनको मुनाफा दे रहे हैं पेंशनर्स, और महंगाई की शरह 26% है। तो आप तो उनको 10% मनफी देके आइन की शिक 3 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ ये कौन सा बहबूद है, कौन सा जो है वो ये शोधा है जिसमें कि आप अफराद की शरह से कम दें। इन्होंने न टैक्सों में इसलाह की, ना जो है इलेक्ट्रिक जो है बिजली और उसमें इसलाह की। ये सिर्फ क्रैक डाउन करके उछाल रहे हैं बातों को। मुझे आदाद शुमार बताएं कि बजट तिजारती खसारा और आर्जी स्टॉक एक्सचेंज में जो हुआ है, जो नीचे जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज नीचे जाएगा, तो मुझे ये बता दें क्या रुपए की कदर बेहतर हुई है, क्या मईशत की शरह नमू बढ़ी है, क्या तालीम का बजट कम हुआ है, क्या एक्सपोर्ट आपकी बढ़ी है, टैक्स जीडीपी रेशो बढ़ा है? मेरा ख्याल ये मनफी में है। देखिए 2024 में एक अजदा पाकिस्तान की तरफ आएगा। निगरान हुकूमत ने मदद की है IMF की, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि अप्रैल तक यह अबूरी मुद्दत का चलेगा, फिर आप नया कर्जा लें। तो IMF और अमेरिका ये चाहते हैं कि उस वक्त तक IMF और पाकिस्तान की मुश्किलात ना हो। तो IMF ने क्या किया, उनका बयान पढ़ें कि उन्होंने कभी आपके ये नहीं कहा कि आप पहले से एक्शन लें। ये कहते हैं आइंदा ये करें, आइंदा ये करें। वो अप्रैल तक घुमा के आपके गिर्द एक शिकंजा तंग कर रहे हैं। ये वही न्यू ग्रेड गेम है। और ये जो सरमायाकारी है, ये परेशान कुन सरमायाकारी है। FATF दांत तेज कर रहा है। तो ये फिगर्स बताएं ना कि आपका कौन सा आदाद शुमार बेहतर हुआ। गुर्बत कम हो रही है, महंगाई कम हो रही है? नहीं हो रही है। महंगाई तो इस वक्त जो है ना 26.4 है। जाते जाते जो निगरान हुकूमत जब जाएगी और नई इलेक्टेड हुकूमत आएगी, इलेक्टेड हुकूमत को मसाइल का सामना करना पड़ेगा IMF के साथ बातचीत करते हुए। जी, मसाइल का इसलिए नहीं करना पड़ेगा कि वो एग्री कर लेंगे कि ये आवाम के ऊपर बोझ डालें, ये तरक्याती अखराजात अमली तौर पर कम कर दें, तालीम का बजट कम रखें, बिजली के नर्ख बढ़ा दें, गैस के नर्ख बढ़ा दें, रुपए की कदर गिरा दें। ये खुशी खुशी मानना पड़ेगा, इसलिए कि अगर वो नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट हो जाएगा। ये तो देखिए मईशत में बेहतरी नहीं हो रही है। ये मईशत को उस वक्त तक कुर्बानी का बरकरार बनाने के लिए ले जा रहे हैं। कोई इस्लाहात इन्होंने नहीं की हैं। तकरीरें करना जो है और चीज़ है कि जी कितने कनेक्शन है उसकी तफसील मुझे बता दें। अरे भाई, कनेक्शन की तफसील क्या करनी है? आपके पास 41 लाख आदमियों के डिटेल है कि ये चोरी के असासे हैं, बैंक में पैसा पड़ा है, कौमी बचत में पड़ा है, गाड़ियों में रखा है, उससे रिकवरी शुरू करें। उस पर इन्होंने हाथ नहीं डाला है, नाजायज असासों पर हाथ नहीं डाला है। सिर्फ जो है हाथ किस पे डाला है, जो अंडरग्राउंड चले गए, जो रुपए की कदर कर रहे स्मगलिंग। मैं एक पूछना चाहता हूँ, इन्होंने ये बताया कि 17 सियासतदान ऐसे हैं जो ईरान से तेल की स्मगलिंग में मुलविस हैं, खुद कह रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको इलेक्शन नहीं लड़ना, उन 17 सियासतदानों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं कर रहे? जिन बैंकों ने मनी जो है रुपए की कदर गिराई थी, बैंकों का जो है बैंक के मुल्क के पीठ में छुरा घोंपा था, उन पे आप टैक्स बढ़ा दिया, तो वो तो टैक्स तो अपने मुनाफे में से दे देंगे। उन चोरों का क्या किया जिन्होंने के रुपए की कदर गिराई थी? अब इन्होंने सिर्फ टैक्स लगाया। तो मेरा कहना यह था कि 17 सियासतदानों को भी नहीं पकड़ रहे। ये आपने बैंकों की पावर्स बढ़ा दी हैं। 80% बैंकिंग पाकिस्तान का ओनर्स जो हैं वो फॉरेनर्स हैं। तो हमारे पास तो रह जाएगा, आप देखिएगा अल्टीमेटली चमड़ा और टेक्सटाइल। बाकी तो फार्मास्यूटिकल, बैंक्स, रिफाइनरी चली गई, PTCL चला गया, आपके पास है क्या? तो मैं कहता हूँ कभी संजीदगी से सोचें। ये अशराफिया का गठजोड़, मुल्की और बैरूनी अशराफिया का गठजोड़ और नारेबाजी 1980 से आज तक हम श्रीलंका से भी पीछे हैं ग्रोथ रेट में, भारत से भी कम है, बांग्लादेश से भी कम है। सिर्फ नारे हैं कि जी हमारा कोई जोड़ नहीं है। मैं आदाद शुमार की शक्ल में पूछना चाहता हूँ कि निगरान हुकूमत ने कौन सा स्टॉक एक्सचेंज के अलावा क्या काम किया है? दिखा दें। रुपए की कदर नहीं बेहतर हुई है, ये प्रोपेगेंडा ज्यादा है, वो आज की 12 जुलाई से कम है। जनाब अली, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहद सिद्दीकी साहब। एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन दरारें बढ़ती चली जा रही हैं, बयानबाजी तेज से तेज तर होती चली जा रही है।
जो जो इलेक्शन करीब आ रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी के वार बीपी मुस्लिम लीग नवाज पर रोज बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस हालात में भी राना सनाउल्लाह साबिक वज़ीर कानून दावेदार हैं कि पंजाब से 120 से 125 नशिस्तें मुस्लिम लीग नवाज जीतेगी मगर कैसे जीतेगी, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पुराने एक बार फिर खुश आमदीद, हमारे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर सहाफी तजियाकार जनाब नज़ीर लगारी साहब और उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफी सीनियर तजियाकार जनाब नजम अली खान साहब। नज़ीर लगारी साहब, अगर हम मुल्क की सियासत की बात करें तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरीके से महंगाई लीग करार दिया है मुस्लिम लीग नवाज को, उससे तो बाजार ये लगता है कि पीडीएम की हुकूमत थी और सिर्फ मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, यानी मुस्लिम लीग नवाज जिम्मेदार है अगर महंगाई बढ़ी है। पिछले एक हफ्ते के दौरान महंगाई में इजाफा हुआ, इसकी जिम्मेदारी भी क्या बिलावल साहब को मुस्लिम लीग नवाज पर ही डालनी चाहिए? पहली बात यह है कि अब दोनों अलग अलग सफ़ों में आ गए हैं। पीडीएम जब थी तो उस वक्त जब हुकूमत बनी थी मखलूत हुकूमत, तो उस वक्त पीडीएम का हिस्सा नहीं थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं थी, बिलावल भुट्टो जरदारी भी नहीं थे, ताहम वो इस हुकूमत का हिस्सा थे और उनके वज़रा भी इसमें शामिल थे। और इस हुकूमत के जितने भी मसाइल मुश्किलात थी वो सारी की सारी इनके साथ भी थी। इनने मुश्किलात को भी शेयर किया और उनके साथ रहे, और अगर कोई क्रेडिट है तो उसका भी हिस्सा है और अगर कोई डिस्क्रेडिट है तो उसका भी हिस्सा बनता है। तो जेंटलमैन सियासतदान के तौर पर सबको इस तरह प्ले करना चाहिए। बहुत सी और गलतियां गिनवाई जा सकती हैं एक दूसरे की, लेकिन ये कि उस कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर इलेक्शन लड़ने जाएंगे तो उन सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे। फिर अगर अपनी अपनी वजारतों की जहां तक बात है तो जाहिर है इनकी वजारत की कारकर्दगी अच्छी रही है, लेकिन और वजारतें भी तो इनके पास थी। ये महज एक वजारत खारजा नहीं थी, दूसरी वजारतें भी थी और कई अहम मरकजी वजारतें थी। तो उन वजारतों के बारे में बताया जाए कि उन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई थी, तो फिर बहुत सी बात आगे चली जाएगी। मैं कहता हूं कि इलेक्शन अपने मंशूर पर लड़ें, अपने प्रोग्राम पर लड़ें, और सीरियस अगर एलिगेशन लगाएंगे तो फिर हर तरफ से एलिगेशन आएंगे। इन चीजों से गुरेज करना चाहिए। लगारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी अक्सर ये बात कहते रहे हैं, कुछ दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी मेहनत की, उन्होंने मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला, उन्होंने मुश्किल फैसले किए, उनकी अपनी सियासत कुर्बान हुई लेकिन उन्होंने बड़े अहम फैसले किए। कुछ दिन पहले तारीफें आजकल शहबाज शरीफ साहब उनकी तोपों के सामने हैं, वजह क्या है? क्या आपको ये दूरी की वजह नजर आती है? ये महज सियासी जलसों से खिताब है या कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के माबैन दूरियां बहुत बढ़ चुकी हैं? नहीं, दूरियां तो सियासत में होती हैं। इलेक्शन का माहौल होगा तो दोनों अपने अपने वोट बैंक को रजू करते हैं, अपने लोगों से जाकर बात करते हैं, दोनों का अपना अपना नुक्ता नजर होता है। लेकिन बहुत सी चीजें जो शेयर करते हैं उनके मलबे को ज्यादा बखेरेंगे तो बहुत दूर दूर तक चला जाएगा। बेहतर यह है कि मलबे को बखेरने की बजाय अपने प्रोग्राम की बात करें और लोगों को जो अपनी कारकर्दगी को उसके बारे में बात करें, और दूसरे की कारकर्दगी अगर एक मुश्तरका टीम के तौर पर काम कर रहे थे तो टीम की कारकर्दगी को ही देखा जाएगा। ये इसको हम वो नहीं समझेंगे। अब उनके बेहतर जलसे हो रहे हैं, उनका मिठी का जलसा अच्छा था, उनका एबटाबाद का जलसा अच्छा था, उनका मर्दान का जलसा अच्छा था। उन्हें आगे बढ़कर तोपों का रुख जो उन्होंने किया उसका एक वजह भी मौजूद है, क्योंकि एक नई टर्म चल पड़ी ना लाडला प्लस की, सुपर लाडला की। तो ये जो है वो पीएमएलएन के लिए ज्यादा नुकसानदेह हो रही है इस टर्म का इस्तेमाल। वो सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं बल्कि आजाद मीडिया, आजाद लोग भी इस बात का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिस तरह से पीएमएलएन बहुत करीब होकर उस जगह पर आ गई है जहां पर 2018 और 2017 में पीटीआई थी और लाडली बनी हुई थी। तो उस तरह के लाडलेपन को जो है अगर ये साथ लेते हैं और ये बयान आगे बढ़ता है तो फिर ये पीएमएलएन के ज्यादा नुकसानदेह होगा। नजम अली खान साहब, जो लगारी साहब ने बात की है कि अगर दोनों जमातें एक दूसरे के ऊपर इस तरह के इल्जाम तराशी करेगी और जो दोनों जमातें हुकूमत में जब इकट्ठी रही हैं तो दोनों को अपनी कारकर्दगी भी और अपनी कोई अगर कहीं खराबी थी उसको भी ऑन करना पड़ेगा। लेकिन हमने देखा है कि मुस्लिम लीग नवाज के मुकाबले में पीपल्स पार्टी ज्यादा अग्रेसिव है टुवर्ड्स पीएमएलएन। लाडला का पहले खिताब दिया गया, फिर ये कहा गया कि सिलेक्ट होने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज के लिए, फिर ये आज ये भी कह दिया गया कि महंगाई लीग है, नून लीग को महंगाई लीग के नाम से तशबीह दी गई।
लग क्या रहा है आपको? क्या कहीं ना कहीं जो अमूमी तासर ये है कि मुस्लिम लीग नवाज फेवरेट है, ये गिला शिकवा अपने निजी महफलों में पीपल्स पार्टी करती तो है, लेकिन जलसों में खुलम खुला इसका इजहार बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से ये कितनी दूरियां पैदा करेगा? बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने दो बुनियादी तौर पे सवाल किए। एक तो मोहतरम लिगारी साहब ने बात की कि लाडला, लाडला प्लस, सुपर लाडला, इस किस्म की टर्मिनोलॉजी जो है वो इस्तेमाल की जा रही है और वो नुकसानदेह होगी। मैंने पाकिस्तान की जितनी सियासी तारीख़ देखी है और इंतखाबी तारीख़ देखी है, मैंने आज तक एस्टेब्लिशमेंट के करीब होते हुए और एस्टेब्लिशमेंट का प्यारा होते हुए और इस तासुर के साथ किसी को इलेक्शन हारते हुए नहीं देखा, बल्कि इसके नतीजे में हमेशा मैंने उन सियासी जमातों को इंतखाबी मैदान में मजबूत होते हुए देखा है जो ये तासुर देने में कामयाब हो जाती हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट की चॉइस हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल है। इससे पहले भी 90 की दहाई में जो इंतखाबात होते रहे, हम यही देखते रहे कि पाकिस्तान का जो वोटर है और जो सपोर्टर है वो आम तौर पे जो एक फ्लक्चुएट करता हुआ वोट है वो उस तरफ चला जाता है जिस तरफ उसको नज़र आता है कि यहाँ पर आने वाली हुकूमत ये है। ये तो हमारी एक तारीख का एक और सियासत का एक मुस्बत या मनफी जो भी पहलू है आप उसको देख लें। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नून इसको अपने लिए कोई ख़तरा समझ रही है। और इसकी बुनियाद पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम पंजाब की 141 में से 125 सीटें जीत लेंगे, तो उसको तो वो इस तरह ले रहे हैं और इस तरह खेल रही है मुस्लिम लीग नून। आज आप फैसला देखिए कि एक तरफ शहबाज शरीफ बरी हो गए और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला तशरीह आई है, जो तफसीली फैसला आया है, उसमें चेयरमैन पीटीआई के लिए क्या सज़ा की बात की गई है। तो चीज़ें वाज़ेह हैं बिल्कुल। जहाँ तक बिलावल भुट्टो जरदारी की आपने बात की और उनके लहजे की तलखी की बात की, तो एक सियासी तजिया निगार के तौर पे मलिक साहब मैं समझता हूँ कि उनके लहजे में तलखी बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल दुरुस्त है। असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझ रही थी कि बलूचिस्तान से कुछ सीटें निकाल कर और जनूबी पंजाब से कुछ सीटें निकाल कर वो एक सिंध को साथ लेकर वो एक ड्राइविंग सीट के ऊपर आ जाएगी। वो ड्राइविंग सीट जिसमें फिर प्राइम मिनिस्टर उनका होगा और मुस्लिम लीग उनके पीछे होगी। अब जो सूरत हाल बनी, खासतौर पे मियां नवाज शरीफ का जो बलूचिस्तान का दौरा हुआ और वहाँ पे उन्होंने जिस तरह बलूचिस्तान को दुरुस्त गलत जो मर्जी आप कहें कि अपने बल पे सियासत की नहीं की, उन्होंने जिस तरह बाप समेत तमाम पार्टियों को फतह किया। दूसरी तरफ जनूबी पंजाब का ये हाल है कि इस वक्त 180H मॉडल टाउन में सूरत हाल ये बनी हुई है कि वहाँ पर राना सनाउल्लाह अलग, शहबाज शरीफ अलग, हमजा शहबाज अलग जनूबी पंजाब के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तेज़ी के साथ ये नज़र आ रहा है कि इक़्तिदार जो है शायद वो अगली दफ़ा शरीक इक़्तिदार भी ना हो सकें। अगर मुस्लिम लीग नून जो है सादा अक्सरियत लेती है तो बहुत सारे पहलू इस तरह के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो इस पोजीशन में ना हो कि वो मुस्लिम लीग नवाज को उसकी जरूरत पड़े, आप ये कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। और उसकी बुनियाद के ऊपर बिलावल के लहजे में तलखी आती चली जा रही है। और अभी ये तलखी मुझे लगता है कि बाकायदा इंतखाबी मुहिम जब शुरू होगी, इलेक्शन शेड्यूल आएगा, जलसे शुरू होंगे, तो ये तलखी अभी बढ़ेगी। क्योंकि जो मेरे पास इतलात वो ये हैं कि जहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने खैबर पख्तूनख्वा में अपने जो बड़े धड़े थे, इकबाल ज़फ़र झगड़ा और अमीर मकाम और इनकी आपस में सुलह करवा दी है। उसके साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ बलूचिस्तान की तरह सिंध और सिंध के साथ साथ मैं जो असल बात कर रहा हूँ वो खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करने वाले हैं। और हमारे बाज़ दोस्तों का कहना है कि वहाँ पर भी सरप्राइज़ मिलेंगे, बड़े अहम फैसले हो सकते हैं। तो फिर मैं अपनी पहली बात की तरफ साहब, ये आपको 125 सीटों का बयान राना सनाउल्लाह साहब का आउट ऑफ 141 ये हजम होता हुआ दिखाई देता है आपको? पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, पीटीआई भी मौजूद है, 125 नशिस्तें, मैं सियासी बयान नहीं है क्या? बड़ा सर पंजाब की अगर बात की जाए ना मलिक साहब, तो पंजाब में मुकाबला मुस्लिम लीग नून का अगर किसी पार्टी के साथ हो सकता है तो वो पीपल्स पार्टी हरगिज़ नहीं है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वोट बैंक वो जितना मर्जी आप क्लेम करते रहें, कहते रहें कि उनके पास वोट बैंक मौजूद है, लेकिन उनके पास अब वो कैंडिडेट मौजूद नहीं है जो एक वोटर को वोट डालने के लिए, बल्ले पर ठप्पा लगाने के लिए ले जा सकें। तो ये जो बीच में तंजीमी ढांचा टूटा है, उम्मीदवार टूटे हैं और अभी तो काम शुरू हुआ है। मैं पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, मुझे लगता है कि ये काम अभी आगे बढ़ेगा और जब प्रैक्टिकली आप इंतखाब के मैदान में उतरेंगे तो आपके पास ऐसे कैंडिडेट मौजूद नहीं होंगे जो वोटर उनका सोशल मीडिया पे कहता रहे कि हम बगैर लीडर के पहुंच जाएंगे। लेकिन मलिक साहब, मैंने यहाँ पर लाहौर के अंदर बहुत सारे उम्मीदवारों को सिर्फ एक इलेक्शन डे के लिए
कई कई करोड़ रुपए मुख्तस करते हुए देखा है कि पोलिंग एजेंट किस तरह बैठेंगे। बड़ा मुश्किल है, सही बात। जी हाँ, ये बड़ी साइंस है, इलेक्शन की साइंस। मुझे क्योंकि एक ब्रेक लेनी है, कमर्शियल ब्रेक, उस ब्रेक में हम जा रहे हैं। जब वापस आएंगे तो नज़ीर लगारी साहब के सामने भी यही सवाल रखेंगे कि राना सनाउल्लाह का दावा 141 में से 125 नशिस्तें, ये दावा किस बुनियाद पर किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। पुराना एक बार फिर खुश आमदीद। नज़ीर लगारी साहब, अभी जो बात की थी हमने ब्रेक में जाने से पहले कि 125 नशिस्तों का दावा कर रहे हैं राना सनाउल्लाह। दूसरी तरफ आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि जिन इलेक्टेबल्स के पास मियां नवाज शरीफ गए चलकर, उनसे उन्हें माफी मांगनी चाहिए, जबकि मुस्लिम लीग नवाज कहती है कि इलेक्टेबल चलकर हमारे पास आए। लेकिन हकीकत तो ये है कि मियां नवाज शरीफ खुद गए कोयटा में, वो लोग जो उन्हें छोड़ गए थे उन्हें वापस शामिल कराया गया। सियासत का ये चलन ठीक कैसे होगा? एक हुकूमत इक़्तिदार से जाती है, लोग छोड़कर चले जाते हैं, वो हुकूमत वापस आने की कोशिश में होती है, वो सियासी जमात लोग वापस आ जाते हैं। ये इस तरह के आना जाना सियासतदानों का कितनी क्रेडिबिलिटी मुतासर करता है? पहले तो बलूचिस्तान की तरफ चलते हैं ना। बलूचिस्तान में जाम कमाल खान इनके साथ शामिल हुए हैं और उनका ग्रुप शामिल हुआ है। बाप पार्टी का वो ग्रुप जो जाम कमाल के साथ था वो इनके साथ शामिल हुआ है जाकर, और कोई नहीं गया है। और जो दूसरा ग्रुप था, जो ज्यादा ताकतवर ग्रुप था, वो सादिक संजरानी और जो है अपना अब्दुल कद्दूस बिजंजो, और ये जो ग्रुप था ये अलग था। इस वक्त भी ताकत उसी के पास थी, एक आखिर वक्त तक इख्तियार भी नहीं के पास था, वो उनके साथ शामिल नहीं हुआ है। ये जाम कमाल खान का ग्रुप गया है और जाम कमाल को अपनी सीट पर भी फैसला करना पड़ेगा कि वो वहां से जीते या नहीं जीते हैं। मुझे साफ लग रहा है कि प्रिंस अली जान उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर आ रहे हैं। मुझे मालूम है कि अपना साल मोहम्मद भोतानी और असलम भोतानी उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वहां से वो उनको पहले ही कई बार उनको कर चुके हैं, इस दफा वो व्हाइट वॉश करने की पोजीशन में है। जाम कमाल अपनी सियासत का आखिरी दाव खेला है उन्होंने और वो इस दाव में कामयाब नहीं होंगे। जो शो बनाया गया बहुत बड़ा, वो शो बहुत बड़ा नहीं हुआ है, बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। बलूचिस्तान में ऐसी कुछ सूरत पैदा नहीं हुई है कि डायनामिक्स चेंज हो गए। डायनामिक्स अब उससे ज्यादा जो है उनके खिलाफ है, उनके हक में नहीं है। सरदार यार मोहम्मद उनके पास नहीं है, चीफ ऑफ झालावान उनके पास नहीं है, चीफ ऑफ सरमान उनके पास नहीं है, और सिब्बी उनके पास नहीं है, उनके पास नहीं है, और कोलू उनके पास नहीं है। ये इलाके इनके साथ होते थे। झल मक्सी उनके पास नहीं है, बहुत से और इलाके उनके पास नहीं है, चाही उनके पास नहीं है, बकरान डिवीजन उनके पास नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इनके लिए हलवा तैयार हो गया और ये हलवा खाने के लिए चले जाएंगे बलूचिस्तान में इनके लिए हलवा नहीं रखा हुआ है। ये जो शो बना है ये हलवे का शो था, नहीं होगा। PMLN यहाँ से बलूचिस्तान से कोई स्वीपिंग सीट पोजीशन की हासिल नहीं कर रही है। अब आ जाए इधर, यहाँ पर डेरा गाजी खान डिवीजन में आ जाए, सरायकी बेल्ट में डेरा गाजी खान डिवीजन में मुजफ्फरगढ़ जो है वो इनके पास न पहले तनाब होगा, और राजनपुर में इनको सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रुझान और बंगला इच्छा कभी एक साथ नहीं होते हैं। ये दोनों के दोनों हमेशा अलग रहते हैं, और मजारी तकसीम होते हैं, लगारी तकसीम होते हैं। लगारी ऐसा भी करते हैं कि अगर फारूक लगारी पीपल्स पार्टी के इलेक्शन के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हूँ तो अपने ड्राइवर को पीपल्स पार्टी का टिकट देते हैं ताकि उनके अपने कजन, दूसरे कजन जो है वो किसी और पार्टी के टिकट पर आ जाएं। तो ये अपने अपने टिकट तकसीम करेंगे। ये मुख्तलिफ पार्टियों में हमारे जो टुमनदार हैं, हमारे जो सरदार हैं, ये अपने अलग अलग पार्टियों में अपने उम्मीदवार रखेंगे और अलग अलग जितवाएंगे। एक पार्टी की मोनोपोली कायम नहीं होने देंगे, ये नहीं हो सकेगा। हुसैन के साथ नहीं चलेंगे, खुशियों के साथ और नून लीग के साथ फासले हो चुके हैं। पता है आपको, सरदार जुल्फिकार खान खोसे अपने बेटों समझ उनसे अलग हो गए। और वो जो अपना तौसा शरीफ के जो वो है अपना वो जो पीर साहबान है वो इनके साथ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। लिया इनके साथ नहीं है, मुल्तान इनके साथ नहीं है। मुल्तान में जो इनके पास तो कैंडिडेट भी नहीं है। राना महमूद हसन की क्रेडिबिलिटी है कि सरायकी सूबे की बात करें, इस वजह से बहावलपुर डिवीजन में है। रहीम यार खान के पास नहीं है, बहावलपुर सिटी इनके पास नहीं है, बहावलपुर शहर, बहावलपुर जो है वो अपना जिला जो है वो इनके पास नहीं है। उसमें एक सीट जो है उनकी है अपना तारिक बशीर चीमा की, वो अपनी सीट खड़ी करेंगे। वो इन लोगों को टिकट नहीं, वो नहीं देंगे। तो हो सकता है दावा क्यों कर रही है पंजाब से 125 नशिस्तें? टोटल गलत बोगस दावा है। अगर पंजाब में ये 50 सीटें भी ले आए तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। नहीं जीत रहे हैं इसलिए कि दूसरी पार्टियां मौजूद हैं, इस्तेकाम वाले मौजूद हैं, वो अपनी सीटें लेंगे। PTI अपनी सीटें लेगी, पीपल्स पार्टी अपनी सीटें लेगी।
इनको बहुत कम हिस्सा मिलेगा। ये 50 सीटें जीत गए पंजाब से तो बहुत बड़ी बात, कोई बहुत बड़ा वाकया होगा। नजम अली खान साहब सब कह रहे हैं कि मुल्तान डिवीजन उनके पास नहीं है, रहीम यार खान नहीं है, बहावलपुर डिवीजन नहीं है। इन इलाकों में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नशिस्तें लेती है, पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, फिर 125 का दावा तो महज मजाक लगता है। वो कहते हैं 50 से ज्यादा सीटें नहीं ले सकती ये मलन। मलिक साहब 125 या 120 तो जाहिर है हर कोई एग्जैक्चरेट करके अपनी कामयाबी को बयान करता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये उसको उस तरह लेना चाहिए कि जिस तरह कोई भी कह रहा है। इसी तरह तो बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी भी कह रहे हैं कि अगला वज़ीर-ए-आज़म हमारा होगा, तो हमें उस पर हर पार्टी जो है वो यही क्लेम करती है और एक इम्प्रेशन देने की कोशिश करती है। मैं तो पाकिस्तान की ज़ाहिर है लगारी साहब मेरे सीनियर हैं, मेरे बड़े हैं, उनका जितना तजिया है मैं उनके एक भी हरफ के ऊपर ना तबसरा कर सकता हूँ ना उसे इख्तलाफ कर सकता हूँ। मैं सिर्फ अपनी राय पेश कर रहा हूँ और मेरी राय ये है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत उस तरह नहीं चलती जिस तरह सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है। और सोशल मीडिया की सियासत में और ज़मीनी हक़ाइक़ में बहुत बड़ा फ़र्क हमें जो है वो होता है, हमेशा से होता है और आइंदा भी होता चला आएगा। यही वो ग्रुप था जिस मुस्लिम लीग को हम बहुत कमज़ोर कह रहे हैं। इसी मुस्लिम लीग को कमज़ोर करने के लिए वहाँ से उस्मान बुज़दार समेत बहुत सारे लोग जो हैं वो उठाए गए थे, जो ले जाए गए थे और उसके बाद मुस्लिम लीग नून को वहाँ पर कमज़ोर किया गया था। तो मुस्लिम लीग नून को जो कमज़ोर करने वाली क़ुव्वत थी, और सरदार ज़ुल्फ़िकार अली खान खोसा मेरे बहुत बड़ा, मेरा उनसे अच्छा ताल्लुक़ है, उनके साहबजादों से मेरी दोस्ती है, सारा कुछ है, लेकिन उनका सियासत में या उस इलाके में कितना वज़न है, लगारियों के मुकाबले में कितना वज़न है, ये सब जानते हैं। तो आने वाले वक्त में जिसने मुस्लिम लीग नून को कमज़ोर किया था, जिनकी टिकटें वापस हुई थी, जिन्होंने बाकायदा तौर पर अली शेर गोरचानी की आप बात कर लें कि उसको किसका फ़ोन गया था, ये तो अब कोई छुपी हुई बातें नहीं हैं। अगर वही ताकत उसको वापस लाने की कोशिश करेगी तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून जो है पंजाब से कोई 50 सीटें कह रहे हैं लगारी साहब, बहुत बड़ी बात होगी। मैं तो ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून आसानी के साथ 70, 80, 90 सीटों तक चली जाएगी। पंजाब से अक्सरियत वो अपनी बनाएगी और फिर बाकी सूबों से जो उसको शेयर मिलता है, और इस्तेकाम पार्टी जो है वो भी आखिरकार उसने उसी तरफ आना है जहाँ पर जिसके लिए वो निकली है, जहाँ पर पहुँचने के लिए उसे तराशा गया है। वो कुछ इलेक्टेबल्स उनके पास हैं, वो इलेक्टेबल्स के हल्के उनको मिल जाएंगे, वो उनको मिलेंगे। अपोजिशन में जो जाएगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और कितनी सीटों के साथ जाएगी मैं चूँकि अभी ज़िलों के हवाले से कुछ फाइनल बात नहीं कर सकता जब तक हमारे पास टिकटों की पोजीशन नहीं आ जाएगी कि कौन सी टिकट किसके पास गई है और क्या पोजीशन है। हम फिर उस पर इजला पर उस वक्त बात कर सकेंगे। पार्टी और पीएमएल की इत्तेहादी हुकूमत बन सकती है। इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून ये कोशिश कर रही है कि वो बहर सूरत अपना, जिसको हम लाडला प्लस कह रहे हैं, जिसको हम तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उस पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए सादा अक्सरियत जो है उस तक पहुंचने की कोशिश, वो भरपूर कोशिश कर रही है। इलेक्टेबल्स के दरवाजे भी इसीलिए खोले गए हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीनी सियासत की जा रही है, क्योंकि वोट को इज़्ज़त दो या मुज़ामत का जो बयानिया था वो तो पहले तर्क कर चुके। अब जो सियासत हो रही है वो सियासत सिर्फ़ और सिर्फ ताकत की सियासत हो रही है, और ताकत की सियासत में लोगों को साथ मिलाया जा रहा है, और वो लोग आने के लिए तैयार हैं मुख्तलिफ हलकों में, मुख्तलिफ इलाकों में। फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा मैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के माबैन इलेक्शन कैंपेन के दौरान दूरियां बढ़ भी गई, तो ऐसा मौका आ सकता है कि नई हुकूमत भी जो है इत्तेहादी हुकूमत हो। देखिए, आप अल्टीमेटली आपको इस तरफ जाना पड़ेगा। वो हुकूमत जो बनेगी उसमें ये 3 उनसर, या पीपल्स पार्टी प्लस नून लीग, या नून लीग प्लस पीटीआई, या पीटीआई प्लस पीपल्स पार्टी, या इस तरह से जो बाकी जमातें हैं वो इस तरह से मिलकर मेजर पार्टियां जो हैं ये एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं लाइंस में जाएंगी और देखेंगी सूरत हाल क्या है। मसला ये है कि मैदान मारने के लिए अगर तमाम पार्टियों ने ये सोच लिया कि हमने जो मुखाल सामने है हमने उसको रौंदते हुए चले जाना है, तो ये कभी भी मुमकिन भी नहीं होगा और मुनासिब भी नहीं होगा। इन्हें एक साथ बैठना है। ये आज जो भी लहजा अख्तियार करें एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन कल इंतखाबात के बाद 8 फरवरी के बाद इन्हें एक मेज पर जाकर बैठना होगा। और ये जो एक और पार्टी जो कभी भी किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है, आप देखिएगा कि 8 फरवरी के बाद ये किसी ना किसी जगह पर एक साथ बैठे हुए होंगे। जो लोग जीत कर आएंगे पीटीआई के टिकट पर
वो ऐसा नहीं है कि खला में चले जाएंगे, वो बहरहाल इस जमीन पर रहेंगे। इस जमीन पर रहते हुए वो अपने सियासी अलायंसेस बनाएंगे, वो देखेंगे कि उनको कहाँ जाना है। ये सारी सूरत हाल उस वक्त पता चलेगी जब 8 फरवरी आएगा और 8 फरवरी के नतीजे आएंगे। बिल्कुल ठीक है। नज़ीर लगारी साहब, नजम अली खान साहब, दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। कल इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।